हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 4 के लघुत्तरीय प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न हैं चैप्टर 4 के सभी के आंसर दिए जाएंगे और बायोलॉजी क्वेश्चन का सभी का वीडियो बन चुका है, तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चैप्टर 4 के लघुत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? किसी बिंदु पर विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ पे होगा, किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिणाम है जो प्रति इकाई आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, विद्युत धारा, विभवांतर एवं प्रतिरोध की परिभाषा दें, इनकी SI मात्रक भी लिखें। तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। पहला है विद्युत धारा, किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्था प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। दूसरा है विभवांतर। दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। अगला है प्रतिरोध, किसी कार्य का वह गुण जो उससे होकर धारा प्रवाह का विरोध करता है, उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध या केवल प्रतिरोध कहलाता है। इसका SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम है। किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम है। इस कथन का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। इसका अर्थ है कि किसी चालक के सिरों पर वो 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन है पे, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है? तो इसका आंसर देखते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर सेल या बैटरी द्वारा बनाए रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर क्वेश्चन, ओम के नियम को लिखकर इसकी व्याख्या करें। तो इसका आंसर देखते हैं। ओम के नियम, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है, यानी कि I बराबर V बटे R। जहाँ देख लेते हैं, जहाँ यहाँ पे बताया गया भी जो है यहाँ पे दो सिरों के बीच विभवांतर है और R जो है चालक का प्रतिरोध है और चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मात्रा है। I जो है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा है। इस व्यंजक का यही मतलब है कि चालक तार में जितना धारा प्रवाहित किया जाएगा, चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर, किसी परिपथ में कई प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जुड़ा कब कहते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जुड़ा कहते हैं। इसका आंसर देखते हैं। पहला परिस्थिति, सभी प्रतिरोधकों को एक ही धारा प्रवाहित होती है, परंतु उनके सिरों के बीच विभवांतर उनके प्रतिरोधकों के अनुसार अलग अलग होता है। और दूसरा यहाँ पे है, दूसरा परिस्थिति, समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। और तीसरा है, किसी प्रतिरोधक को परिपथ से हटा दिया जाने पर बचे हुए प्रतिरोधकों को प्रवाहित होने वाली धारा शून्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सातवां नंबर, किसी परिपथ में कई प्रतिरोधकों को पसर्व क्रम में जुड़ा कब कहते हैं? इसका आंसर लिखते हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रतिरोधकों को पसर्व क्रम में जुड़ा कहते हैं। तो इसका पहला परिस्थिति देखते हैं, सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच एक विभवांतर होता है, परंतु उनके प्रतिरोधों के मान के अनुसार उनमें अलग अलग मान की धारा प्रवाहित होती है। और दूसरा है यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोधकों के मान प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से कम हो। तीसरा यहाँ पे किसी एक प्रतिरोधक को परिपथ से हटा दिया जाने पर बचे हुए अन्य प्रतिरोधकों से धारा प्रवाहित होती रहेगी। और चौथा यहाँ पे
पसर्व क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोधक के व्युत्क्रम उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे प्रतिरोध की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का विरोध करने के लिए प्रतिरोध की उत्पत्ति होती है। प्रतिरोध तार की लंबाई मोटाई तार के ताप से भी प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, चालक और विद्युत रोधी पदार्थों में अंतर है, क्या अंतर है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दें। तो इसका आंसर देख लेते हैं। बहुत कम प्रतिरोध वाले पदार्थ जिनमें आवेश आसानी से प्रवाहित होता है चालक कहे जाते हैं, जैसे चांदी, तांबा इत्यादि। जबकि बहुत ही अधिक प्रतिरोध वाले पदार्थ जिनमें आवेश प्रवाहित नहीं हो पाता है विद्युत रोधी कहते हैं, जैसे रबर, प्लास्टिक इत्यादि। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, समान पदार्थ और समान लंबाई के तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किस में विद्युत धारा अधिक आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है, इसका कारण भी बताएं। इसका आंसर देख लेते हैं। मोटे तार में विद्युत धारा अधिक आसानी से प्रवाहित होगी क्योंकि चालक में प्रतिरोध उसके मोटाई पर निर्भर करता है। जितना अधिक तार मोटा होगा उतना उसका प्रतिरोध कम होगा, और जितना ही किसी चालक के प्रतिरोध कम होगा उतना ही आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, यदि किसी विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर उसको उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तो उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में परिवर्तन होगा। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ पे होगा, यदि प्रतिरोध नियत है तो ओम के नियम से अवयवों में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है, तब विभवांतर को आधा करने पर विद्युत धारा भी आधी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, जब 1 ओम तथा 10 ओम अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 2 वोल्ट के 4 सेलों से बनी एक बैटरी 5 ओम, 8 ओम और 10 ओम के प्रतिरोधक और एक दाब कुंजी से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसका परिपथ आरेख खींचें। तो इसका चित्र छाया स्वयं बनाएं। यहाँ पे इसका चित्र नहीं दिया गया है, आप बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पसर्व क्रम में संयोजित करने का क्या लाभ है, तो इसका आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पसर्व क्रम में संयोजित करने का लाभ यही है कि अगर किसी कारण बस कोई परिपथ में तार टूटता है तो भी वह परिपथ में धारा प्रवाहित होती रहेगी, यानी कि वह विद्युत युक्ति काम करती रहेगी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्यों ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन के चलन होने लगता है। जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो कहीं न कहीं आपस में धनायन आवेशों से टकराते रहते हैं और उन्हीं टकराने के कारण परिपथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव किन किन कारणों पर निर्भर करते हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव निम्न कारणों पर निर्भर करते हैं। यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। पहला है यहाँ पे परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा पर, और दूसरा चालक पदार्थ के प्रतिरोध पर, और तीसरा प्रवाहित होने वाली धारा के समय पर, और चौथा यहाँ पे प्रतिरोध में दिए गए विभवांतर पर। अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर, किसी चालक से प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा संबंधित जूल के नियम क्या हैं,
तो इसका आंसर देख लेते हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिक जूल ने चालक में विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा के संबंध में 3 नियम दिए हैं, जिसे जूल ऊष्मीय नियम कहते हैं, जो निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे पहला देखते हैं। किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न हुई ऊष्मा के परिणाम उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग में समानुपाती होता है। और दूसरा यहाँ पे किसी निश्चित प्रबलता की विद्युत धारा द्वारा निश्चित समय में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। और यहाँ पे तीसरा है, किसी दिए गए चालक में एक ही प्रबलता की धारा भिन्न भिन्न समय तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा के परिणाम धारा प्रवाह के समय के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। विद्युत ताप युक्तियों के मूल सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। विद्युत ताप युक्तियों के मूल सिद्धांत यही होते हैं कि इससे होकर जाने वाली विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित कर उसमें ऊर्जा का घरेलू उपकरण में उपयोग किए जाए। इसमें एक ताप अवयव होता है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। ताप अवयव को प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, जिससे कम धारा पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो सके, और इसका गलनांक भी अत्यधिक उच्च होता है, जिससे वह उच्च ताप पर भी नहीं गलता है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। विद्युत ताप युक्तियों जैसे ब्लेड टेस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु से न बनकर किसी मिश्र धातु से क्यों बनते हैं? तो इसका आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। विद्युत तापन युक्ति जैसे ब्लेड टेस्टर तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु से न बनकर किसी मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मिश्र धातु के तापन अवयव का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, जिससे कम धारा पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिससे गलनांक भी अत्यधिक उच्च होता है, जिससे वह उच्च ताप पर भी नहीं गलता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। यदि किसी विद्युत हीटर के परिपथ में जुड़ा चालक तार क्यों उत्पन्न नहीं होता जबकि उसका तापन अवयव उत्पन्न हो जाता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ पे परिपथ में जुड़ा तार कम प्रतिरोधकता वाला होता है, जैसे तांबा का तार प्रायः होता है, जिससे उत्पन्न नहीं होता, यानी कि जो गर्म नहीं होता, जबकि तापन अवयव बहुत अधिक प्रतिरोधकता का होता है, जैसे नाइक्रोम का तार, जिससे उत्पन्न होता है, यानी कि लाल हो जाता है गर्म होकर। आप देख सकते हैं हीटर में जो विद्युत जब जाता है तो लाल हो जाता है, लेकिन उसमें जुड़ा हुआ तार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार क्यों लगाए जाते हैं? विद्युत परिपथ में फ्यूज तार क्यों लगाए जाते हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं। जब परिपथ में अचानक धारा की प्रबलता आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है, तब हमारे घरों में लगे विद्युत उपकरण जैसे बल्ब, पंखे, फ्यूज, टेलीविज़न, मोटर आदि जले नहीं। इसके लिए फ्यूज तार विद्युत परिपथ में लगाए जाते हैं, जिससे अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज तार गल जाता है और हमारे घर के उपकरण सुरक्षित बच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। फ्यूज की क्षमता से आप क्या समझते हैं? फ्यूज की क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता के जिन मान पर पहुंचते ही फ्यूज गल जाता है, उड़ जाता है, उसे फ्यूज की तार की क्षमता कहते हैं। उदाहरण के लिए 5 एम्पीयर का फ्यूज का अर्थ है कि धारा की प्रबलता 5 एम्पीयर से बढ़ते ही फ्यूज गल जाता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। यदि एक एमीटर के समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसकी कुंडली के जल जाने की खतरा होता है, क्यों? इसका आंसर देख लेते हैं। यदि किसी अन्य युक्ति के साथ एमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो कम प्रतिरोध वाले युक्ति से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जो एमीटर को बहुत कम ही प्रतिरोधकता होती है, जिससे अधिकतर धारा एमीटर से होकर प्रवाहित होती है, जिससे एमीटर की कुंडली अत्यधिक ऊष्मित पाकर जल जाने का खतरा बढ़ जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 4 के टोटल
23 क्वेश्चन को हल किए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और सभी बायोलॉजी क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।